बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 13 विच इज साउंड्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। और आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, यानी एक ही वीडियो लेक्चर में सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर हम मूव ऑन करें अपने चैप्टर की आउटलाइंस की तरफ, तो हमारे पास जो आउटलाइंस है वो काफ़ी लेंथी है और इसमें सोर्सेज ऑफ साउंड, नेचर ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रा साउंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एनालाइजिंग साउंड वेव है, स्पीड ऑफ साउंड है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इको और एक्वेस्टिक्स है। तो इस तरह हमारे पास इस चैप्टर की जो आउटलाइन है वो काफ़ी डिटेल है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि हम इसको जितना इस चैप्टर को मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें, जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन तमाम आर्टिकल्स को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जो पहला आर्टिकल है विच इज 13.1 सोर्स ऑफ साउंड, इसको स्टडी करने से पहले, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इसको स्टडी करने से पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज साउंड। साउंड बेसिकली है क्या, यानी हमें ये तो पता हो कि साउंड हम कह किसे रहे हैं, देन फिर हम स्टडी करेंगे इसके सोर्सेज की तरफ, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ या बाकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा विद द डेफिनेशन ऑफ साउंड, कि साउंड बेसिकली है क्या। तो साउंड को डिफाइन करने के लिए यहाँ 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है साउंड से रिलेटेड, कि साउंड हम किसी एनर्जी की फॉर्म को कह रहे हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल वैसा ही है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये किसी एनर्जी की किस्म है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि फिजिक्स के अंदर हम लोग एनर्जी ही क्यों स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखें, जो कि आपने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते ही एनर्जी, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो यहाँ साउंड क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, तभी तो हम उसको फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि साउंड इज अ एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये एक वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये आगे आ भी रही है। सेकंड पॉइंट है कि इट काज्ड बाय वाइब्रेशन। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है या वजह कैसे बनती है साउंड की? तो साउंड का जो रीज़न है वो वाइब्रेशन है, यानी वाइब्रेट होना, पार्टिकल को टू एंड फ्रो मोशन करना, ऑब्जेक्ट्स को टू एंड फ्रो मोशन करना है, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। वैसे ये जो मैकेनिकल का वर्ड है वो यही हमें बता रहा है कि साउंड को मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है कि साउंड, क्योंकि वेव है, एनर्जी है, वेव की टाइप है, तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। आप इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर कवर किया है उसमें हम वेव्स की डिफरेंट टाइप्स हमने देखी हैं। कुछ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन वेव होता है। आल्दो कि हम आगे इसको डिटेल स्टडी करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल हम इसको क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही देखें कि साउंड जो है, इसकी जो नेचर है वेव की, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर हम जो पार्टिकल हैं, जो एयर के पार्टिकल हैं, वो ऑसिलेट जब होंगे, यानी साउंड एयर में ट्रेवल करके जा रहा होगा, तो वो जो ऑसिलेशन होगी वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो तभी हम कह रहे हैं कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अगर हम इन तमाम बातों को इकट्ठा करें, एक ही लाइन में लिखें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम लाइक एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी
जब आपने याद करना है तब आपने पॉइंट्स को याद करना है, लेकिन जब आपने लिखना है तो फिर इस तरह से आपने डिफाइन करके चीज़ों को लिखना है। ये जस्ट ये है कि आपको याद रहे कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो याद करने हैं कि एनर्जी एक याद करना है, साउंड से रिलेटेड, वाइब्रेशन, वैक्यूम और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ये चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है। और जब लिखने की बारी आएगी तो तब आप इस तरह से करके इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट साउंड के बारे में देखें कि साउंड की एक वेव को दूसरी साउंड की वेव से हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। लेट्स सपोज डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे अभी सुबह का टाइम है तो बाहर जो है बर्ड्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो जो बर्ड्स हैं उनका साउंड और है, मेरा साउंड और है, मैं और तरह से बात कर रहा हूँ। यानी मेरी अगर साउंड वेव बनाए और जो बर्ड्स के साउंड की वेव बनाए तो वो डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक साउंड की वेव को दूसरे साउंड की वेव से हम किस तरह हम डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये साउंड वेव्स और हैं और ये जो दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये और टाइप का है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। हम इसको इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि एक साउंड को दूसरे साउंड से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और अब हम समझते हैं 13.1 आर्टिकल विच इज सोर्स ऑफ साउंड, के साउंड का सोर्स क्या है। स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अपना 13.1 आर्टिकल विच इज सोर्स ऑफ साउंड, और इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। बेसिकली ये हम इसमें ये समझ रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको समझने के लिए हमारे पास 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे वाइब्रेट करता है, यहाँ देखें इस ड्रम और स्टिक की मदद से। जब हम इस स्टिक को इस ड्रम के ऊपर मारते हैं तो ये जो ड्रम की टॉप सरफेस है ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। तो ये इसी वाइब्रेशन से, अगर ये वाइब्रेशन ना करे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ये वाइब्रेशन करती है तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये अब होता क्या है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे किस तरह से। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ऑल साउंड बिगिन विद वाइब्रेशन, जितने भी साउंड्स हैं वो ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से ही स्टार्ट होते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जिस तरह भी आपने देखा कि ड्रम की जो टॉप सरफेस थी वो बैक एंड फोर्थ रैपिडली वाइब्रेट कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी, तभी साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये जो वाइब्रेशन है इसकी वजह से होता क्या है, इस वाइब्रेशन की वजह से दिस मूवमेंट डिस्टर्ब नियर बाय पार्टिकल इन द मीडियम। अब जो ड्रम के ऊपर एयर है, एयर क्योंकि हर जगह प्रेजेंट होती है, तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, उनमें डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे पास वो यही है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिस्टर्बेंस होना। मीडियम में जब डिस्टर्बेंस होती है वो देखते हैं कि वो कैसे होती है। तो यहाँ देखें कि जैसा कि ये ट्यूनिंग फोर्क है और ट्यूनिंग फोर्क जो है इसमें वाइब्रेशन हो रही है। अब इसकी वाइब्रेशन से जो इसके इर्द गिर्द एयर के पार्टिकल हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो गई है। डिस्टर्बेंस इस तरह से हुई है कि कुछ एयर के पार्टिकल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। जब इकट्ठे हुए हैं तो हम उस रीजन जहां एयर के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएं उधर हाई प्रेशर होता है और उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहां एयर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएं, जिस तरह यहां आपको नजर आ रहा है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है बेसिकली ये बनते और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती रहती है एयर के पार्टिकल्स में, जिससे जो है साउंड वेव्स ट्रैवल करके जाती हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पुशेस एयर पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है वो एयर पार्टिकल को पुश कर रहा है, क्रिएटिंग रीजन ऑफ हाई प्रेशर, कंप्रेशन एंड लो प्रेशर। यानी ये जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एयर के अंदर क्रिएट कर रहा है। दिस डिस्टर्बेंस ट्रैवल एज अ वेव्स थ्रू द मीडियम, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव फॉरवर्ड। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो एयर के पार्टिकल होते हैं, ये मूव नहीं करते।
ये बात हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी समझ कर आए हैं कि ये जो पार्टिकल है ये जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करते हैं। लेट्स सपोज ये जो पार्टिकल है हमारे पास, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें, ये जो ब्लैक कलर का पार्टिकल है, ये ब्लैक कलर का पार्टिकल क्या करेगा, कभी आगे की तरफ मूव करेगा और अगले ही लम्हे ये पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी ये जगह पर रहते हुए कभी फॉरवर्ड एंड कभी बैकवर्ड ऑसिलेशन करता है ये। तो अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑसिलेशन की वजह से वेव एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाती है, वेव एनर्जी ऐसे ही जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ वेव की डायरेक्शन भी ये है और पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन भी ये है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तभी तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा होता है कि जो पार्टिकल हैं वो खुद मूव नहीं होते, पार्टिकल जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करते हैं। अगर स्टूडेंट ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इससे पिछला प्रीवियस जो चैप्टर है वेव्स का, वहां हमने डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझा है थ्रू एनिमेशन, वहां से आप देखें तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो एनीवे यहाँ ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेशन करते हैं, मूव नहीं करते। ऑसिलेशन का मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इनका जो है वो जीरो होता है, यानी जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनका जीरो होता है पार्टिकल का। तो इस बात को हमने यहाँ लिखा है कि द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव फॉरवर्ड with the waves, they just vibrate around their mean position. The energy of the vibration is transferred from one particle to the next. एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो फोर्थ इसका पॉइंट है वो ये है कि रीचिंग अवर ईयर्स। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाता है। जब हमारे कानों में पहुंचता है तो कानों के अंदर फिर जो है वो अल्लाह ताला ने एक ईयर ड्रम बनाया हुआ है और वो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वहाँ दोबारा से जब वाइब्रेशन होती है तो हमारा जो ब्रेन है उसको सिग्नल चले जाते हैं कि किस टाइप का साउंड है, और इस तरह हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि साउंड बेसिकली प्रोड्यूस किस टाइप का हो रहा है। तो दीज वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड टू द ब्रेन एंड वी हियर द साउंड। तो ये सारा बेसिकली प्रोसेस था हमारे पास। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं विच इज अबाउट मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो इस बात को हम समझते हैं एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अपरेटस है, यहाँ एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हमने एक स्पीकर रखा है। और इस बॉक्स के अंदर ही क्यों रखा है, ताकि अंदर जो है वो एयर को हम कंट्रोल कर सकें। जब एयर नहीं होगी, जैसा कि आप यहाँ इस प्रेशर गेज की मदद से देख भी सकते हैं कि अभी इस बॉक्स के अंदर एयर नहीं है, एयर के पार्टिकल नहीं है, और जो ये मीटर है वो हमें बता रहा है कि ज़ीरो पर है, जो प्रेशर है वो ज़ीरो है, इसके अंदर कोई एयर के पार्टिकल नहीं है। जब हम एयर इसको ऑन करेंगे और एयर के पार्टिकल ना हुए तो ये जो ऑब्जर्वर है वो साउंड को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल करके इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एयर को इंसर्ट करेंगे। जब हम एयर को इंसर्ट कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है वो साउंड को सुनेगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एयर को फिल कर लेते हैं। पहले ये प्रेशर गेज की मदद से आप देख भी रहे हैं कि एयर फिल हो गई है इसके अंदर। अब हम इसको प्ले करते हैं तो अब देखिए कि जो ये मैं आपको भी सुना देता हूँ, थोड़ी इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है वो साउंड को सुन रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एयर है वो इसको बीच में से निकाल देते हैं। जो जो एयर निकल रही है तो साउंड कम होते होते इवेंचुअली ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आल्दो के जो स्पीकर है वो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। और जो जो एयर प्रेशर आएगा तो ये ऑब्जर्वर जो है वो साउंड को सुनेगा। आप लोगों ने भी इसको देखा। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमें एयर या मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। यहाँ अगर मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दूँ तो या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि साउंड जो है उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो रही है। एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें लाउडनेस का बताता है, और फ्रीक्वेंसी को अभी हम आगे जाके देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। फिलहाल आप इतना देखें कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने से लाउडनेस ज़्यादा हो गई थी। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, तो उसके लिए यहाँ मैंने लिखा है कि जस्टिफाई, ये क्वेश्चन आएगा कि वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड क्यों ट्रैवल नहीं होता।
और ये मैंने आपका जो जो बोर्ड वालों ने आपका फ्रेमवर्क दिया है उसके अंदर से ये मैंने क्वेश्चन पिक किया है। तो इसमें हमें बेल जार चाहिए, जिस तरह आपने देखा इलेक्ट्रिक बेल चाहिए, यहाँ स्पीकर था, एक ही बात है। वैक्यूम पंप चाहिए जिसकी मदद से आप उस बॉक्स में से, हमने जिस तरह एयर को सक आउट किया, तो आपने इस तरह एयर को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप चाहिए और पावर सप्लाई चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द बेल जार, इसमें प्रोसीजर अगर हम देखें तो उसके बाद द बेल इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड द वैक्यूम पंप इज अटैच टू द वैक्यूम पंप को हमने इसके साथ जार के साथ अटैच करना है ताकि एयर को रिमूव किया जा सके। तो यहाँ तो क्योंकि एनिमेशन थी तो मैं एयर को वो यहाँ डायलॉग बॉक्स थे और उस बॉक्स की मदद से मैं जो है कंट्रोल पैनल था बेसिकली, उसकी मदद से मैं इसको जो है एयर को बाहर निकाल रहा था। लेकिन इस तरह आपने यहाँ नहीं लिखना, यहाँ वैक्यूम पंप रिक्वायर्ड होगा जो एयर को रिमूव करेगा जार में से। नेक्स्ट है कि जब आप व्हेन द पावर इज स्विच ऑन, जब स्विच ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, इनिशियली यू कैन हियर द बेल रिंगिंग। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि बेल जो है वो आवाज आ रही थी, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द जार, क्योंकि एयर अंदर प्रेजेंट थी एंड साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर, और साउंड ट्रेवल करके जा रहा था। एज द वैक्यूम पंप रिमूव द एयर, जब हमने देखा था अभी कि अगर आप दोबारा भी देख सकते हैं उसको कि जब हमने एयर को सक आउट कर लिया तो फिर क्या हुआ, द साउंड ऑफ द बेल बिकम फेंटर एंड इवेंचुअली डिसअपियर। फेंटर होना शुरू हो गया, मध्यम होना शुरू हो गया और बिल आखिर वो बिल्कुल ही गायब हो गया। इवन दो द हैमर इज विजिबली स्ट्राइकिंग, यहाँ वो हैमर कह रहे हैं लेकिन हमारे पास स्पीकर था, स्पीकर जो है वो वाइब्रेट हो रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वाइब्रेट हो रहा है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही क्योंकि वहां मीडियम नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इसकी कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो इसमें कंक्लूजन ये आप लोगों ने लिखनी है कि साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर टू ट्रेवल एज इट इज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। इन अ वैक्यूम देयर इज नो एयर पार्टिकल, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई एयर पार्टिकल नहीं होते, इस वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं 13.2 आर्टिकल विच इज नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स की नेचर क्या है। तो साउंड बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर्स होते हैं, कि साउंड वेव्स जो हैं ये बेसिकली जो वेव्स की डायरेक्शन होती है और जो पार्टिकल की डायरेक्शन होती है, मीडियम के पार्टिकल जिसके अंदर साउंड ट्रेवल करके जा रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, तभी हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के यहाँ हमारे पास एयर के पार्टिकल हैं और एयर के पार्टिकल किसी रीजन में, जैसे ये वाला रीजन है, इस रीजन में इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ हाई प्रेशर है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और इसी के साथ ये जो रीजन है इसकी इधर डेंसिटी कम है और इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो इस तरह एयर के पार्टिकल कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड ये ऑसिलेट करते हैं और वेव्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। इसको हम मजीद एनिमेशन की मदद से भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप यूं समझें कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि कंप्रेशन किए हुए हैं, जो कंडेंस लाइन है जहाँ ये लाइंस थोड़ी इकट्ठी हैं आपस में, ये कंप्रेशन है, और ये जो दरमियान वाला रीजन है ये रेयरफेक्शन है। तो आप देखें कि ये जो, अगर आप सिर्फ गौर करें, फोकस करें इस लाइन पर जो कि रेड कलर की है, तो ये रेड कलर की लाइन क्या करती है, कभी फॉरवर्ड जाती है और कभी ये जो है वो बैकवर्ड ऑसिलेट करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑसिलेट करती है। इसी तरह एयर के जो पार्टिकल हैं वो कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं, और वेव्स की डायरेक्शन भी यही होती है, यही वेव्स की डायरेक्शन होती है और पार्टिकल की डायरेक्शन भी यही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन वो पैरेलल होती है, तभी हमने इसका नाम रखा है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो इसको हम अगर फर्दर लिखें कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं टेबल की मदद से कि कंप्रेशन हमारे पास फॉर्म होती है वेयर पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ जो है प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन होता है जहाँ पार्टिकल क्लोज होते हैं, और लो प्रेशर रीजन होता है रेयरफेक्शन में, और जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मीडियम हमें चाहिए होता है मटेरियल थ्रू विच साउंड ट्रैवल, जिस तरह के एयर है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है पार्टिकल की ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में होती है, तभी हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इसी का एक सब आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स,
कि साउंड वेव से रिलेटेड टर्म्स को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इसमें जो रिलेटेड टर्म्स है उसमें वेव लेंथ है, एम्पलीट्यूड है। तो पहले देख लेते हैं कि वेव लेंथ हम किसे कह रहे हैं। तो वेव लेंथ स्टूडेंट हमारे पास ये डिस्टेंस है टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या फिर टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेव लेंथ कह रहे हैं। यहाँ देखें कि अभी हमने देखा है कि वो रीजन जहां एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हमने कंप्रेशन कहा है, और ये जो जहां लाइंस इकट्ठी हैं ये कंप्रेशन है। एक ये कंप्रेशन है और इसी तरीके से एक ये कंप्रेशन है, और ये भी एक कंप्रेशन है जहां एयर के पार्टिकल्स इकट्ठे हैं। तो अगर ये इसको ये जो दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेव लेंथ कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। और ट्रांसवर्स वेव्स में हम टू कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। और इसी तरीके से वेव लेंथ को हम मेजर किस में करेंगे, इसकी ऐसा ही यूनिट जो है वो होती है मीटर। मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं? तो एम्पलीट्यूड ये है कि मेन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर जा रहा है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहाँ देखें इस फिगर को कि जिस तरह ये एक पार्टिकल है, ये अपनी ये एक पार्टिकल, इसको अज्यूम करें तो ये जब वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, कभी ये पार्टिकल आगे की तरफ ऑसिलेट करेगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा, और अगले ही लम्हे ये पार्टिकल पीछे की तरफ ऑसिलेट करेगा। तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन मान ली जाए तो कितना ये आगे जाता है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर ये देखें कि एक लम्हे ये इतना आगे जा रहा है और अगले लम्हे वेव जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, साउंड ज़्यादा ऊंचा हो गया है, तो ये ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि अपनी मेन पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है। पार्टिकल तो मूव नहीं करता, पार्टिकल तो सिर्फ जस्ट ऑसिलेट करता है, कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड। तो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना फॉरवर्ड ऑसिलेट करता है ये इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वेव के केस में ये अगर हम सेंटर लाइन यहाँ मैं लगा देता हूँ, यूँ समझें कि ये देखें एक मिनट, ये मैंने सेंटर मेन लाइन लगा दी है, और इस मेन लाइन से ये जो मैक्सिमम इसका डिस्टेंस है, ये जो टॉप वाला, इसको हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा भी है इसकी डेफिनेशन के द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन रेस्ट पोजीशन ड्यू टू वेव। और एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें लाउडनेस बताता है, जितना पार्टिकल ज़्यादा दूर जाएगा एयर का पार्टिकल उतना ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब अगर हम मूव करें, लेकिन उससे पहले इसकी जो यूनिट एम्पलीट्यूड की वो भी मीटर ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन और अ वेव साइकिल प्रोड्यूस पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं या कितने वेव साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से आगे जा रहा है और फिर वो बैकवर्ड पीछे जा रहा है, तो एक सेकंड के अंदर वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितनी कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से जो फर्दर टर्म एसोसिएट है वो है पिच की, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट मीन लाउडर पिच होगी, और कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब है कम पिच होगी। अब देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप वेव को भी देखें कि वेव जो है वो ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है और ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। तो इसमें आप देखें कि वेव साइकिल ज़्यादा है, एक टाइम पीरियड के अंदर वेव साइकिल ज़्यादा है। ये एक यानी यूँ समझिए कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के, यहाँ ज़्यादा क्रस्ट बन रही है ना, तो यहाँ ज़्यादा जो है वो एक यूनिट टाइम के अंदर वेव ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो डेफिनेटली उसकी पिच भी हाई होगी। यहाँ लो फ्रीक्वेंसी है, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक यूनिट टाइम के अंदर कम वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी है। और हाई पिच होने का मतलब यूँ है कि जिस तरह जो लेडीज़ की या फिर बच्चों की जो आवाज़ें होती हैं, ये थोड़ी जो है वो इनकी पिच हाई होती है, तभी ये थोड़ी श्रिल होती हैं, थोड़ी पतली साउंड होती है। और जो मैन की आवाज़ होती है वो थोड़ी ग्रेव होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, मोटी आवाज़ होती है, और उनकी पिच लो होती है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें टाइम पीरियड की तरफ, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन या फुल साइकिल। ये टर्म्स ऑलरेडी हम पिछले अपने चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे। और इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल भी होता है।
इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, वो हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल है 13.3 विच इज अल्ट्रासाउंड। अब ये अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड ऐसे साउंड को कह रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज हो। ऐसा साउंड जिसको ह्यूमन जो है वो सुन ना सके और वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का हो, उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इंसान जो है इसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है तब भी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ईयर जो है वो इसको नहीं सुन पाता, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का साउंड है तब भी ह्यूमन ईयर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो इसको सुन सके। इसकी मेन रीज़न ये है कि जो ईयर ड्रम है वो जो वाइब्रेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ही लाई करती है, तभी अगर उससे ज़्यादा का साउंड होगा तो वो ईयर ड्रम जो है वो उतना वाइब्रेट नहीं कर सकता, जिसको जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम मूव करें तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, कैन नॉट बाय हेयर्ड बाय ह्यूमन होती है, ये हमने देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शॉर्ट वेव लेंथ होती है। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी, अभी आप पीछे भी देख रहे थे, तो उसकी वेव लेंथ जो है वो कम हो जाएगी साउंड की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, और जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी वेव लेंथ ज़्यादा होगी। तो अल्ट्रासाउंड की शॉर्ट वेव लेंथ होती है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल डिटेल्स। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या स्मॉल डिटेल्स को डिटेक्शन के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है इमेज एंड डिटेक्शंस के लिए। रिक्वायर अ मीडियम like in normal sound, ultrasound also need a material medium to travel। जिस तरह जो नॉर्मल साउंड होता है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम यानी एयर की ज़रूरत होती है, और अल्ट्रासाउंड को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, मीडियम के बगैर ये ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यूजेस के बारे में ही आता है। एक्सप्लेन या डिफाइन अल्ट्रासाउंड, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा कि एग्जाम में आया है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की हद तक तो हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड हों कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड हम कह किसे रहे हैं। लेकिन जो याद करने वाली चीज़ है वो अपने यूजेस जो हैं इसके वो बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो पहला जो यूज़ है इसका वो है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में आपको पता है कि अक्सर जो हॉस्पिटल्स वगैरह में अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि इनसाइड बॉडी को देखा जाता है। यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, टू सी इनसाइड द बॉडी सच एज मॉनिटरिंग बेबीज इन द वॉम। दूसरा इसका है कि इंडस्ट्रियल टेस्टिंग। इंडस्ट्रियल टेस्टिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। आमतौर पर कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं या ऐसे मेटल्स होते हैं, ब्लॉक्स, मेटल्स के ब्लॉक्स या पाइप्स होते हैं जिसके अंदर क्रैक होते हैं या फ्लॉज होते हैं, तो उनको हम तोड़ कर नहीं दे सकते। बाहर से हम अल्ट्रासाउंड उनके अंदर सेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेजिंग या फिर रिसीवर की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि इसकी इस पार्ट के अंदर, इस मेटल के अंदर, इन पाइप्स के अंदर क्रैक्स हैं। तो इस वजह से हमें उसको बगैर तोड़े पता चल जाता है कि मेटल अंदर से ठीक नहीं है, वो ख़राब है। नेक्स्ट है इसका पर्पस क्लीनिंग के लिए। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू क्लीन डेलिकेट ऑब्जेक्ट लाइक ज्वेलरी एंड मेडिकल टूल। मेडिकल टूल और ज्वेलरी वगैरह को क्लीन करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और साथ इसका अहम जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है नेविगेशन के अंदर। ये जितने हमारे पास शिप्स होती हैं, सब मैरीन होती हैं, इवन जो जेट्स होते हैं, इनको नेविगेशन के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है ये यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से ही डिटेक्ट किया जाता है कि जो एयर में एनिमी के प्लेन हैं या नहीं है, तो वहाँ भी ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 13.4 विच इज़ इंफ्रासाउंड। अब इंफ्रासाउंड क्या है? अभी तो हमने देखा कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं। इसी तरीके से 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। इंफ्रासाउंड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, नॉट ऑडियोबल टू ह्यूमन ईयर्स होती है। इंसान 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते।
और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि इनकी जो वेव लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। अल्ट्रासाउंड की जो वेव लेंथ होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और इंफ्रासाउंड की जो वेव लेंथ होती हैं ये लॉन्ग वेव लेंथ होती हैं। अच्छा, लॉन्ग वेव लेंथ का एक बेनिफिट ये भी है कि ये ट्रैवल कर सकती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर थ्रू एयर, ग्राउंड और वाटर, ज़्यादा दूर जा सकती हैं एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड, लेकिन इन्होंने इतनी एनर्जी कैरी नहीं की होती। दूसरी इसमें यह है कि लो एनर्जी वाइब्रेशंस होती हैं। इसमें जस्ट जो वाइब्रेशन आप सुन तो नहीं सकते, वाइब्रेशन जो महसूस करते हैं बेसिकली, या रंबलिंग वगैरह, ये बेसिकली जो जिसको आप सेंस कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो इंफ्रासाउंड होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस इसमें ये है कि नेचुरल यूज़ हैं, एनिमल कम्युनिकेशंस है और मैन मेड है। नेचुरल कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं? जो अर्थक्वेक है या वोल्केनो इरप्शन है, जंजला आता है या फिर आतिफिशा पहाड़ में से लावा जो है वो निकलता है, तो ये इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये इंफ्रा साउंड होता है। इसी तरह एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, जो एलिफेंट है या वेल्स हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंफ्रासाउंड, यानी इनकी वेवलेंथ बहुत लार्ज होती है और इसके ज़रिए से ये कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं अगले ही दिन जो है वो एक अलामा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि ये जो एलिफेंट्स हैं ये 40 to 45 किलोमीटर डिस्टेंस तक इस जो है वेव्स की मदद से सुन सकते हैं। ये काफ़ी डिस्टेंस बनता है, 40 और टू 45 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस बनता है। इस डिस्टेंस तक ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट ये है कि मैन मेड है। मैन मेड में कहाँ यूज़ हो रहा है? लार्ज इंजन, एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट के अंदर मशीनरी जो है वो प्रोड्यूस करती है इंफ्रा साउंड्स को। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज़ 13.5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। और इसमें जो पहला हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। अब ये पिच क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अज्यूम करें कि दो बच्चे हैं और एक बॉय है और एक गर्ल है, और आप इनको दोनों को कहें कि दोनों जो है वो माइक में तलावत करें और उन माइक के साथ स्पीकर अटैच हों और स्पीकर का जो लाउडनेस है वो दोनों का सेम कर दें। और एक लिसनर को कहा जाए कि आपने दोनों की साउंड सुननी है और बताना है कि बॉय कौन सा है और गर्ल कौन सी है। तो जब ये तलावत करेंगे तो ये बहुत इजी होगा उसके लिए कि वो दो साउंड्स में डिफरेंस कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए एक साउंड को दूसरे साउंड से, आल्दो कि दोनों की लाउडनेस सेम है। लेकिन वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से उस लिसनर ने इन दोनों की साउंड्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लिया कि ये बॉय की साउंड है और ये गर्ल की साउंड है। तो बेसिकली पिच ने उसको इस काबिल बनाया उस लिसनर को कि वो डिस्टिंग्विश कर सके इन दो साउंड्स में। तो पिच है क्या बेसिकली? Pitch basically है, pitch is the characteristics of sound that help us distinguish between grave sound and shrill sound. ग्रेव साउंड यानी मोटी आवाज एंड श्रिल साउंड यानी पतली आवाज के दरमियान अगर हम फर्क कर पाते हैं तो बिकॉज ऑफ पिच। अच्छा, पिच डिपेंड किस पर करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो पिच भी हाई होगी, अगर लो फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो पिच भी लो होगी। तो देखें कि श्रिल जो साउंड है ये हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है, इस वजह से इसकी पिच भी हाई होती है। और अमूमन जो बच्चों की आवाज़ें होती हैं या लेडीज़ की आवाज़ें होती हैं वो श्रिल साउंड होती है। इसके मुकाबले में जो ग्रेव साउंड है उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है, इसकी पिच भी लो होती है। अगर आप पिच और लाउडनेस को कंपेयर करें तो दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस है लेकिन फिर भी उनकी पिच डिफरेंस है, तो आप जो पिच उनकी डिफरेंस हो सकती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट है। तो सेम लाउडनेस की साउंड्स में पिच डिफरेंट हो सकती है, यहाँ ये कहा जा रहा है। यहाँ देखें कि ये इस को आप समझें इस ग्राफ की मदद से भी कि यहाँ देखें कि वेव्स हैं और ये जो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम जो है वो ज़्यादा है इधर ऊपर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी मीन हायर पिच, और हायर पिच होगी तो श्रिल साउंड होगा। इस तरह यहाँ देखें कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम जो है वो कम है, तो इस वजह से ये जो साउंड है वो ग्रेव साउंड है और इसकी लो पिच है, और लो पिच है तो दैट मीन लो फ्रिक्वेंसी भी होगी।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो अगला आर्टिकल है वो है लाउडनेस के बारे में। अब ये लाउडनेस क्या है? लाउडनेस बेसिकली आवाज़ का वॉल्यूम है कि आप इजीली लाउडनेस को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि लाउडनेस साउंड की वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप फेंटर या फिर लाउडर साउंड में फ़र्क कर पाते हैं कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है या कोई आवाज़ जो है वो कितनी फेंटर है, इसमें आप फ़र्क कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक के बजाय आप लाउडर या फेंट साउंड लिखें। दैट इज हाउ लाउड और सॉफ्ट इट सीम टू ह्यूमन ईयर। अच्छा, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फ्रीक्वेंसी जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो लाउडनेस है वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पर। और ये एम्पलीट्यूड पर किस तरह से डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है कि दिस इवन स्मॉल इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड मेक बिग इंक्रीज इन द लाउडनेस। अच्छा, लाउडनेस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? एक है वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड, सरफेस एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ देखें कि ये दो बॉयज़ हैं और एक जो है वो थोड़ा हल्की जो है वो क्लैपिंग कर रहा है, एक ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहा है। इस तरह यूँ समझें कि जिस तरह आपके दोस्त को अगर प्राइज़ मिले तो आप जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे होते हैं और इस तरह से अपने हाथों को दूर से लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस हो। तो जितना आप हाथों को दूर से लाएंगे दैट मीन एम्पलीट्यूड ज़्यादा आप कर रहे हैं, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और इसके मुकाबले में अगर आपके दोस्त को या आपके किसी चाहने वाले को प्राइज़ नहीं मिला, बस आप जो है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो क्लोज ही हाथ रख के आप जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी कम होगा, तो लाउडनेस भी कम होगी। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया। अब देखें कि ये एक लार्ज ड्रम है, इसकी ये सरफेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके मुकाबले में अगर एक स्मॉल ड्रम है या जो स्मॉल स्पीकर है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरी चीज़ है जी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ साउंड। यहाँ देखें डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। अब ये साउंड का सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक जो है वो लेडी यहाँ खड़ी हैं और एक ज़रा दूर खड़ी हैं, तो जो पास होंगी उनको ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो दूर होंगी उनको जो है वो कम आवाज़ सुनाई दी जा रही होगी, यानी उसकी लाउडनेस कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ जो थर्ड पॉइंट है ना हमारे पास, डिस्टेंस का फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड या डिस्टेंस का जो लाउडनेस के साथ रिलेशन है, ये इन्वर्स है। सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। अच्छा, एक आदमी है जो कि साउंड को सही से नहीं सुन पाता, वो थोड़ा अगर जो है वो ओल्ड हो गया है, आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो उसकी वजह से उसको सही से सुनाई नहीं दे रहा, तो दैट मीन के जो है वो जो लाउडनेस है वो कम है। अब ये वैसे थोड़ा है कि ये उस लाउडनेस पर तो डिपेंड नहीं कर रहे, लाउडनेस तो जितनी है उतनी है, लेकिन लाउडनेस कम हो सकती है अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, यानी इस पर भी आप कह सकते हैं कि लाउडनेस डिपेंड करती है। जो अच्छा सुनेगा, जिसका जो है जो अच्छा सुन पाएगा उसके लिए लाउडनेस हाई होगी, और जो सही से सुन नहीं पाएगा उसके लिए लाउडनेस कम होगी। तो ये सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करता है, सो कॉल्ड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच में क्या फ़र्क है, तो इसको आप समझें इस फिगर से। और यहाँ देखें कि ये जो पिच है, यहाँ इस फिगर में देखें, यहाँ हाई पिच है। हाई पिच का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी यहाँ ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेव साइकिल पर यूनिट टाइम जो है वो ज़्यादा है। यहाँ से लेकर ना, इस पॉइंट से लेकर अगर आप इस पॉइंट तक एक वेव साइकिल समझ लें तो ये नंबर ऑफ वेव साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी।
और इसी के नीचे अगर आप इस पर आए, इस वेव को देखें तो यहाँ नंबर ऑफ वेव साइकिल्स कम है। तो नंबर ऑफ वेव साइकिल्स अगर कम होंगे तो लो पिच होगी। यहाँ लो पिच है, यहाँ जो है वो हाई पिच है। लो पिच क्यों है? लो पिच इस वजह से है क्योंकि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। अगर आप पिच और एम्पलीट्यूड को देखना चाहें तो ये देखें, एम्पलीट्यूड हम किसे कह रहे हैं? अगर यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये स्टूडेंट मान लें आप लोग, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर हट रहा है, कितना जो है वो दूर जा रहा है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो वेव्स हैं इनमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और इधर अगर आप मीन पोजीशन, मीन लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ एम्पलीट्यूड कम है। ये हायर एम्पलीट्यूड है, ये लोअर एम्पलीट्यूड है। अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड और पिच हाई कब होगी या लो कब होगी, इसको हम लिखेंगे किस तरह। ये तो अभी हमने वेव से इसको समझा। पहले मैं यहाँ इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये हमें समझने में कुछ मसला ना आए। अब हम देखते हैं जी पिच। पिच क्या है? इट टेल्स हाउ श्रिल और ग्रेव साउंड। पिच बेसिकली हमें ये बताती है कि आवाज कितनी पतली या कितनी मोटी है। इसके मुकाबले में लाउडनेस हमें ये बताती है कि आवाज कितनी मध्यम या फिर कितनी ऊंची है। इसका लाउड और सॉफ्ट साउंड का हमें लाउडनेस बताती है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। जबकि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जो पिच है इसको, इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, जबकि लाउडनेस को आप मेजर करते हैं डेसिबल्स के अंदर। बेसिकली ये इंटेंसिटी लेवल होता है, इससे हम इसको मेजर करते हैं। वेव फॉर्म अगर हम देखें कि अभी आप लोगों ने देखा भी था वेव फॉर्म कि मोर साइकिल पर सेकंड थे, तो इसका मतलब है हायर पिच। और इसमें हायर पीक्स आपने देखनी है कि पीक अगर ज्यादा होगी तो ग्रेटर लाउडनेस होगी। एग्जांपल इसमें विसल है, ड्रम है। विसल की पिच हाई होती है, ड्रम की पिच लो होती है। इसमें शाउटिंग है या विस्परिंग है। शाउटिंग लाउड होता है और जो विस्परिंग है वो थोड़ी जो है वो सॉफ्ट होती है। ह्यूमन परसेप्शन क्या है? डिस्क्राइब टोन। इसमें टोन को डिस्क्राइब करते हैं और इसमें वॉल्यूम को हम समझते हैं। तो ये ह्यूमन परसेप्शन है अबाउट पिच एंड लाउडनेस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, विच इज क्वालिटी ऑफ साउंड। अब ये क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? इसको समझिए एक एग्जांपल से। अज्यूम करें कि दो आदमी हैं और उन दोनों आदमियों को आप कहते हैं कि आप जो है वो माइक में तलावत करें। अच्छा, उन दोनों की लाउडनेस जो है वो आपने कंट्रोल कर ली है और बाय द एडजस्टिंग स्पीकर वॉल्यूम आपने उनकी लाउडनेस, उनका वॉल्यूम कंट्रोल कर लिया है। और दोनों जो हैं अब मैन हैं। आगे जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें एक बच्चा था और एक बच्ची थी। अब दोनों मैन हैं और एक लिसनर को कहा जाए कि अब आप डिस्टिंग्विश करें इन दोनों आदमियों के साउंड में, तो क्या वो लिसनर जो है इन दोनों आदमियों के साउंड में फर्क कर पाएगा या नहीं? दोनों आदमियों की अब साउंड ग्रेव होगी, यानी दोनों की लो पिच होगी और साथ ही साथ दोनों की लाउडनेस भी सेम होगी। क्या अब भी वो इसमें डिस्टिंग्विश कर पाएगा? तो आंसर है कि यस, वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि साउंड की कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से उसने सेम लाउडनेस और सेम पिच के साउंड की जो सेम पिच के साउंड में जो है वो फर्क कर लिया है। तो एक और हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक्स आती है विच इज क्वालिटी, जिसको आप टिम्बर भी कहते हैं। इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम पिच एंड द लाउडनेस। दोनों की पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, बट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपने उनको फर्क कर लिया है। ये बेसिकली हम फर्क कर पाते हैं क्योंकि इसमें जो वेव पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से हम उसमें फर्क कर पाते हैं कि आल्दो के दोनों साउंड्स की पिच और लाउडनेस सेम भी हो, उसके वेव पैटर्न सेम नहीं होता। इस वजह से हम उसकी वेव फॉर्म या वेव शेप जो है वो सेम नहीं होती, इस वजह से हम उसको फर्क कर पाते हैं। ये लिखा है कि दिस डिफरेंस इज ड्यू टू वेव फॉर्म और द शेप ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव या फिर वेव फॉर्म सही नहीं होती। the number of overtones or harmonics produced along with the main frequency called the fundamental frequency। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है
वो हमें ये बताती है आइडेंटिटी ऑफ द साउंड सोर्स, कि साउंड का सोर्स जो है वो अब अलग हो गया है। दो साउंड है जिनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन अगर उनका सोर्स डिफरेंट हो गया है तो क्वालिटी आपको बताएगी कि ये दो डिफरेंट सोर्स का साउंड है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल है 13.6 विच इज एनालाइजिंग द साउंड वेव। अब साउंड वेव को हम कैसे एनालाइज करते हैं? साउंड वेव्स को हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर वेव फॉर्म होती है। जब हम इसको साउंड सिग्नल देते हैं तो ये उस साउंड को लेकर एक वेव जनरेट कर लेता है, और इस वेव्स के डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी करके हम पता लगा लेते हैं कि साउंड किस टाइप का है। तो बेसिकली इट हेल्प अस टू एनालाइज प्रॉपर्टीज लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव फॉर्म। ये हमें एनालाइज करने में कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है, या फिर उसकी वेव फॉर्म कैसी है, ये हमें एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती है ऑसिलोस्कोप। अब जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ देखें कि इधर हायर एम्पलीट्यूड की वेव है, यहाँ देखें कि इसके मुकाबले में ये रिलेटिवली लोअर एम्पलीट्यूड की वेव है। यहाँ देखें कि वेव फॉर्म ही डिफरेंट हो गया है कम्प्लीटली। तो बेसिकली ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव की वेव फॉर्म में। तो अगर हम इसके बारे में मज़ीद लिखना चाहें तो यहाँ देखें कि जो डिफरेंट टाइप्स की वेव फॉर्म होती हैं वो इस ऑसिलोस्कोप पर डिफरेंट बनती हैं। अगर हमारे पास जो साउंड है वो बिल्कुल प्योर है और क्लियर टोन है तो इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो साइन वेव फॉर्म बनेगी, साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। ये जिस तरह आमतौर पर अभी हम वेव्स दिखा भी रहे थे, ये साइनोसाइडल वेव थी। अगर मैं यहाँ कुछ ड्रॉ भी करूँ, यहाँ मुझसे माउस से वैसे थोड़ा सही से ड्रॉ नहीं होगा, ये जो वेव है स्टूडेंट ये साइनोसाइडल वेव है। ये अगर इक्वलेंट ही चले ना ऊपर नीचे तो ये साइनोसाइडल वेव है। ये मैंने इसको ट्राई किया है, वैसे ये इतनी जो है वो अच्छी ड्रॉ नहीं हुई, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई है। ये साइनोसाइडल वेव्स हम इसको कहते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो अगर हमारे पास जो साउंड है वो थोड़ा रिच होगा या हार्श टोन होगी, तो जैसा कि आप कह सकते हैं गिटार है, पियानो है, ह्यूमन वॉइस है, ये थोड़ी हार्श टोन होती है, इसकी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म बनती है। और इसी तरीके से नॉइजी या पुअर क्वालिटी का जो साउंड है इसकी जो वेव फॉर्म है वो इरेगुलर वेव फॉर्म बनती है, जो कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम देख सकते हैं। ये वेव फॉर्म डिफरेंट बनती हैं। जो बिल्कुल क्लियर टोन है, जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क है या बांसुरी है, फ्लूट है, उसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो स्मूथ बनती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। और इरेगुलर वेव फॉर्म मैं अगर ड्रॉ करूं, आपको दिखाना चाहूँ, स्मूथ बिल्कुल का मतलब, इरेगुलर का मतलब ये ऐसे, ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर है, ठीक है, ये इरेगुलर है, ये थोड़ा बिल्कुल स्मूथ। स्मूथ में ये होगा कि ये जो लाइंस होंगी वो बिल्कुल स्मूथली अप एंड डाउन कर रहे होंगे इसमें, ये ऐसे। लेकिन ये देखें वेव फॉर्म डिफरेंट है और ये वेव फॉर्म डिफरेंट है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो साउंड है वो किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसा साउंड है। तो ऑसिलोस्कोप हमारी ये हेल्प आउट करता है टू एनालाइज द साउंड वेव्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 13.7 आर्टिकल है विच इज स्पीड ऑफ साउंड। अब ये स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी स्पीड होती है। इसी तरीके से साउंड ट्रेवल करके जा रहा है तो साउंड की भी स्पीड होगी। अब स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि साउंड कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ये उसकी स्पीड ऑफ साउंड होगी, जिसको हम लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d और टाइम को t से। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, वेव लेंथ ज़्यादा होगी तब भी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो है तब भी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो बड़ा इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। जो जो टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। गैसेस के अंदर गैसेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर वहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी राइज होती है। जैसे कि 0 सेल्सियस के ऊपर एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 मीटर पर सेकेंड है, और जबकि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यही जो स्पीड है वो इंक्रीज होकर 343 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कंपैरिजन साउंड ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी साउंड किस तरह से सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कैसी है, लिक्विड में कैसी है और गैस में कैसी है, इसको हमने देखना है। तो साउंड में जो सॉलिड है ये बहुत फास्टली मूव करता है, जबकि लिक्विड में स्लोअर और गैस में स्लोएस्ट। इसकी मेन रीजन जो है वो ये है कि साउंड में सॉलिड में जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल की वो काफी ज्यादा होती है, तो ज्यादा पार्टिकल मिल जाते हैं ऑसिलेशन के लिए। इस वजह से साउंड जो है वो ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है, क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। जितना मीडियम ज्यादा होगा, मीडियम के पार्टिकल ज्यादा होंगे और वो ज्यादा इजीली वाइब्रेट करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा। अच्छा, लिक्विड में स्लोअर इस वजह से क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है सॉलिड के मुकाबले में, और गैसेस में तो डेंसिटी आपको पता है बहुत कम है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्लोएस्ट है। इसको अगर हम लिखना चाहें इन सब डिफरेंसेस को, तो हम यहाँ लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में फास्टेस्ट है, लिक्विड में स्लोअर है और गैसेस में स्लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड में वेरी पार्टिकल जो अरेंजमेंट है वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है, जबकि इसमें मॉडरेटली स्पेस्ड होते हैं और इसमें फार अपार्ट होते हैं। रीजन फॉर स्पीड क्या है? स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बॉन्ड होता है, क्विक वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है, वाइब्रेशन जल्दी ट्रांसफर होती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मॉडरेट बॉन्डिंग होती है और इसमें लूज बॉन्डिंग होती है। इस वजह से साउंड जो है वो एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करता है तो दूसरे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता एज कंपेयर टू लिक्विड। अप्रोक्सीमेटली स्पीड जो है 5000 मीटर पर सेकेंड है आयरन के अंदर। इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड है जो कि वाटर के अंदर है, और इसमें एयर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर है। एग्जाम्पल है कि साउंड थ्रू मेटल रॉड के अंदर अगर साउंड जाएगा तो ज्यादा तेजी से जाएगा। यहाँ लिक्विड में वाटर के अंदर जाएगा तो थोड़ा इसकी स्पीड कम होगी और गैसेस में बिल्कुल ही कम हो जाएगी। मीडियम की अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और साउंड क्लियरिटी जो है इसमें बहुत शार्प होती है, इसमें स्लाइटली होती है, मफल्ड होती है, और इसमें क्या होता है मोर डिफ्यूज और फेंट होती है, यानी आवाज जो है वो मध्यम हो जाती है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन क्या है, आल्दो के इसको हम समझ कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां से दोबारा समझे। यहाँ तो मैं बताऊंगा लेकिन उस डिटेल में शायद ना बता पाऊं। अब देखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये है कि साउंड जब किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जाकर हिट करता है और ये बाउंस बैक हो जाए पहले मीडियम में, जैसे यहाँ एयर है, एयर से ये आगे अगर किसी स्टोन के ऊपर जाकर जो है वो स्ट्राइक करता है और बाउंस बैक होता है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, वापस आ जाता है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं कि एक मीडियम से साउंड अगर दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एयर से अगर वाटर के अंदर साउंड जा रहा है, जिस तरह लाइट के केस में होता है कि एयर से लाइट वाटर के अंदर जाती है तो वहां रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ भी अगर एयर के अंदर से साउंड जो है वो वाटर के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, या फिर वहां मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी भी चेंज हो रही है, तब भी रिफ्रैक्शन होगी। जैसे कूल एयर से वार्म एयर में या फिर वार्म एयर से कूल एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है, तब भी ये बेंड होगा। तो बेसिकली इसमें हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ वेव्स जो है, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स जो है उसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। इसमें वेव्स बेंड नहीं होती, बाउंस बैक हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। अच्छा, डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन यूं है कि फॉर एग्जांपल आप रूम के अंदर बोल रहे हैं और रूम के बाहर अगर आपका दोस्त खड़ा है तो वो आपकी आवाज सुन पाएगा, आपको देख नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रही है, यानी वेव्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। ये देखें कि ये जो वेव फ्रंट है, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये डिफरेंट जो है हमारे पास, ये वेव फ्रंट है और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। जब ये यहाँ से यानी इनकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अगर ये एक नैरो जो है वो पैसेज से, नैरो पाथ से ये गुजरती हैं, तो इनके वेव फ्रंट चेंज हो जाएंगे, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। यानी साउंड का डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल अगर वो करना शुरू कर दे जब वो ऑब्स्टेकल से टकराता है या फिर नैरो स्लिट से पास होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्टेड वेव्स, डायफ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। इसको अभी हम लिखकर मजीद समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ देखें कि इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, यानी पहले मीडियम में दोबारा साउंड वापस आ जाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, साउंड बेंड वाइल चेंजिंग द मीडियम, जब मीडियम चेंज हो रहा होता है तो साउंड बेंड कर जाता है। इसमें क्या होता है कि साउंड को जब आप बेंड करते हैं, यहाँ भी साउंड बेंड ही होता है अराउंड द ऑब्स्टेकल, या फिर ओपनिंग, नैरो ओपनिंग हो या किसी रुकावट के एजेस से जब टकराता है तो साउंड वेव्स बेंड हो जाती हैं। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें हार्ड सरफेस होना ज़रूरी है, तभी तो वो बाउंस बैक होगा। इसमें मीडियम चेंज हो जाता है और एयर के अंदर टेम्परेचर या डेंसिटी चेंज होने से भी ये रिफ्रैक्शन हो सकती है। नैरो ओपनिंग होना ज़रूरी है। रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसकी इको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, अभी हम आगे इसको समझने भी जा रहे हैं। इसमें हेयरिंग बेटर एट नाइट के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है, क्योंकि साउंड जो है वो कूल एयर में ट्रैवल कर रहा होता है। इसी तरीके से हेयरिंग साउंड फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल के बिहाइंड आपको साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि साउंड वहां बेंड हो गया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इको, और ये इको क्या है, इको इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक किस्म है जिसको हम इको कह रहे हैं। इको हम इसको इस वजह से कह रहे हैं कि साउंड जो है जब ये रिफ्लेक्ट हो वापस, रिफ्लेक्टेड साउंड वापस अगर हमें सुनाई दे तो इसको हम इको कहते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कितने टाइम के बाद हमें सुनाई दे, 0.1 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बाद अगर हमें साउंड सुनाई दे रहा है तो वो कहलाएगा इको कहलाएगी, वो जो रिफ्लेक्शन होगी वो इको कहलाएगी। अगर इससे कम टाइम में हमें सुनाई दे रहा है, यानी कम टाइम में हमें सुनाई नहीं देगा, हमारा ब्रेन इसको असिस्ट नहीं कर पाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा, तो वो इको नहीं होगी। तो इको के लिए ज़रूरी है कि जो टाइम है ना रिफ्लेक्टेड साउंड और जो प्रोड्यूस होने वाला साउंड है इसके दरमियान तकरीबन 0.1 सेकंड का टाइम डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको अब हम लिखेंगे किस तरह से, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि एन इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज हेयर्ड अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द ओरिजिनल साउंड के शॉर्ट टाइम के बाद हमें सुनाई दे। इट अकर व्हेन द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव रीच द लिसनर ईयर आफ्टर डिले एट लीस्ट 0.1 सेकंड। कंडीशंस क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट शुड बी एट लीस्ट 17.2 मीटर। इससे अगर कम फासला है तो हम इको नहीं सुन पाएंगे। सरफेस शुड बी हार्ड एंड लार्ज, और रिफ्लेक्टेड साउंड मच रीच द ईयर आफ्टर द ओरिजिनल साउंड के बाद ही वो कानों तक पहुंचे, तभी हम इसको सुन पाएंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इको को। इको की क्या एप्लीकेशंस हैं। इको की एप्लीकेशन जो पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि शिप्स एंड सबमरीन्स यूज इकोज ऑफ अल्ट्रासाउंड की इको को यूज करते हैं टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक रॉक, शिप और इवन द ओशियन फ्लोर। यानी शिप्स हैं या सबमरीन हैं, ये इकोज को यूज करते हुए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डिटेक्शंस करती हैं। इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं इकोज को ऑफ अल्ट्रासाउंड की इकोज को यूज करते हैं टू सी इनसाइड ह्यूमन बॉडी। फिशरमैन हैं, ओशियनोग्राफर्स हैं, यूज इको टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। वो लाइक एनिमल्स लाइक बैट एंड डॉल्फिन यूज नेचुरल इको टू नेविगेट, हंट एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। ये नेचुरल इको को यूज करते हुए शिकार करते हैं या फिर रास्ते में रुकावट से बचते हैं। Engineers used sound wave and their echoes to locate crack in the metal pipe or building। किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी मेटल्स के अंदर अगर क्रैक्स है तो उसको भी इकोज की मदद से ही क्या किया जाता है, ट्रेस आउट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 13.11 अपना लास्ट आर्टिकल है विच इज एक्विस्टिक्स। और एक्विस्टिक्स क्या है, एक्विस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड। ये साउंड की स्टडी करते हैं, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट। यानी बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, साउंड ट्रांसमिट कैसे होता है, अगर ये ट्रांसमिट होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अंदर द एक्विस्टिक्स। अब एक्विस्टिक्स प्रोटेक्शन क्या है, एक्विस्टिक्स प्रोटेक्शन रेफर्स द मेथड एंड मटेरियल यूज्ड टू रिड्यूस, ब्लॉक और कंट्रोल अनवांटेड साउंड। यानी अगर हम चाहते हैं कि नॉइज ना हो, अनवांटेड साउंड ना हो, तो एक्विस्टिक प्रोटेक्शन को यूज करके, इसकी स्टडी करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी,
एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन हियरिंग, ताकि हम क्या करें कि साउंड की क्वालिटी को बेहतर करें और इंसान इसको अच्छे से सुने। जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो फ़ैन की साउंड है या जो इन्वायरमेंट में और साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस वीडियो के अंदर ना आए। तो एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन मुझे हेल्प आउट करेगी कि मैं अनवांटेड साउंड या नॉइज़ को किस तरह से इस वीडियो के अंदर से रिमूव करता हूँ, वो एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कहलाएगी। इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन, टू प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड और हार्मफुल साउंड, टू मेंटेन साउंड क्लैरिटी इन प्लेस लाइक क्लासरूम, स्टूडियो, हॉस्पिटल्स। अब अक्सर ये होता है कि जो लेक्चर्स हॉल होते हैं उनके अंदर उनको इस तरह से बनाया जाता है कि साउंड जो है ईच एंड एवरी पर्सन तक इजीली ट्रांसफर हो, पहुंच सके। मस्जिदों की शेप जो बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है ताकि साउंड जो है वो इजीली हर किसी को पहुंचे, तो उसमें एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता है। इस तरह जो बड़े सिटीज़ होते हैं उनमें नॉइज़ का एक ख़ास लेवल जो है वो मेंटेन रखा जाता है। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन यूरोप वगैरह में ये बड़ा कहा जाता है कि अब मैं देख रहा था कि चाइना एक ऐसी डिवाइस बना रहा है जो उनके शहरों में जो नॉइज़ बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। इससे जो है ब्लड प्रेशर्स, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस वगैरह डेवलप होती हैं, तो ये बड़ा हार्मफुल होता है नॉइज़। तो इसको हम इससे किस तरह महफूज रह सकते हैं, तो एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन से ही हम इससे महफूज रह सकते हैं। नेक्स्ट एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन में क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको पॉइंट्स में समराइज करें तो प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन है, प्रोटेक्ट्स कर रहे हैं हेयर को, इंप्रूव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनहांस साउंड क्वालिटी कर रहे हैं, प्रमोट्स हेल्थ एंड कंफर्ट के लिए एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की जा रही है। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को लाजमी एड्रेस करूं, और इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।